सॉल्यूशन के इस सेकेंड वीडियो में हम लोग आज देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो हमने क्या कहा, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ओके, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स मतलब solubility of gases, solubility of gases। देखिए, जनरली सभी गैसेज जो होती हैं वो कम या ज़्यादा मात्रा में वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, और वाटर के साथ इनका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हमने देखा है सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होता है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है। ऑक्सीजन गैस वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो इससे जितने कि आपने एक्वेटिक लाइफ वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो किसी भी गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म में। किसके टर्म में? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है? अगर हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि इट इज डिफाइन एज the volume of gas in ml, volume of gas in ml, okay, that can be dissolved in 1 ml of liquid solvent। किसमें डिजोल्व हो रहा है? 1 ml of liquid solvent। ठीक है, अब इसके लिए जो टेम्परेचर होगा STP में वो हम लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस डिजोल्व इन ml इन 1 ml ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर। चलिए, इसको हम डिफिनेशन के टर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के लिए जो डिफिनेशन होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml, वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml that can be dissolved, that can be dissolved in 1 ml of liquid solvent, 1 ml of liquid solvent at the temperature of experimental, temperature of experimental या temperature of experiment and 1 atm प्रेशर। ये हमारा डिफिनेशन हो गया एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का। ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि स्मॉल v जो है वो गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, जो कैपिटल V ml लिक्विड में डिजोल्व है। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट में डिजोल्व है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो है कैपिटल P। क्या कहा अभी तक हमने? इफ स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिजोल्व, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिजोल्व। ठीक है ना, रिड्यूस टू एसटीपी
STP। V, कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, नीचे लिख रहा है V इज द वॉल्यूम ऑफ solvent, capital V is the volume of solvent, alright, capital V is the volume of solvent and capital P is the pressure, capital P is the pressure, capital P is the pressure, किसमें किसका pressure of gas in ATM, एटमॉस्फियर, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का सिंबल अगर हम अल्फा दें, देन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू होगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू पी, ठीक है। स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू पी। स्मॉल v क्या है, गैस का वो वॉल्यूम है जो डिसॉल्व हुआ है, कैपिटल V क्या है, कितने लिक्विड में हमने डिसॉल्व किया, और P क्या है, क्या प्रेशर है एटमॉस्फेरिक टर्म में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग the solubility of gas in liquids। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। अच्छा देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जनरली जो गैसेस होती हैं जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, बात समझिएगा, जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई होती हैं वो कॉमन सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। मतलब क्या, अगर हम बात करें CO2 का वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है, तो CO2 वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा देन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। क्या कहा हमने इसमें कि जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं वो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं या किसी कॉमन सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में आसानी से डिसॉल्व होगा देन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। अगला फैक्टर हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, यहां पे हम कहेंगे कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। जैसे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उससे बबल्स निकलते हैं जो ऑक्सीजन बबल होते हैं। तो याद रखने के लिए आप समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन गैस जो है वो बबल के टर्म में रिलीज हो रहा है, मतलब गैस में लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी घट रही है, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या कहा अभी तक कि प्रेशर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो अगर हम प्रेशर को डिफाइन करना चाहें, अगर हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना चाहें प्रेशर के टर्म में, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लगाते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अगर आप प्रेशर के साथ को रिलेट करना चाहेंगे तो वो एक्सप्लेन करेगा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन
ठीक है, एट द डेफिनिट टेम्परेचर। मतलब साधारण शब्दों में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। लिख देते हैं, इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas, ठीक है, in a liquid is a directly proportional to the pressure of the gas, to the pressure of the gas, ठीक है, over the solution at definite temperature, at definite temperature, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है मास ऑफ द गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यहाँ हम स्टार मार्क करके लिख दे रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इज द मास ऑफ गैस डिसॉल्व, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखिए इस टॉपिक को बहुत धीमा धीमा चला रहे हैं, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड में, ठीक है। अगर हम कहें कि m इज द मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इफ m, स्मॉल m लिखना है, ठीक है, इज द मास ऑफ गैस डिसॉल्व per unit volume of the solvent, ठीक है, per unit volume of the solvent, and capital P is the pressure of gas, and capital P is the pressure of the गैस, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन, इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं, हम सारी बातें इसमें लिख रहे हैं, ठीक है ना। खैर नोट्स हम आपको ग्रुप में शेयर भी करेंगे, लेकिन जो कोचिंग वाला अपना ग्रुप है इनफाइनाइट एम्स वाला, उसमें हम नोट्स शेयर करेंगे, लेकिन आप अगर चाहे तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे। चलिए, तो हम लोग कह रहे थे कि अगर हमारा गैस है, स्मॉल m मास ऑफ गैस है जो डिसॉल्व हो रहा है किसी लिक्विड में, और लिक्विड कितना, यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, और प्रेशर जो है वो है P, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या कहेगा? हेनरी लॉ कहेगा कि m प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है ना। आपने यही कहा था ना हेनरी लॉ में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। चलिए प्रोपोर्शनल हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, m इज इक्वल टू के पी। के क्या है यहाँ पे भैया? के है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लिख दें यहाँ पे कि के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चलिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। हम कह रहे हैं K की वैल्यू निकालना है तो हम P क्या ले लें? 1 atm प्रेशर। तो इफ P इज इक्वल टू 1 atm, ठीक है, तो M किसके बराबर हो जाएगा? M बराबर हो जाएगा K के। M बराबर हो गया K के। मतलब क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन यूनिट प्रेशर इज इक्वल टू द कांस्टेंट K, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट यूनिट प्रेशर इज इक्वल टू द कांस्टेंट K। लिख देते हैं यहाँ पे
solubility of the gas, okay, at unit pressure, at unit pressure is equal to K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो हमको अभी तक रिलेशन क्या हुआ, m की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं, डिफाइन किया तो m इज इक्वल टू के मिल गया। खैर हमारा रिलेशन अभी तक क्या मिला हुआ है, m इज इक्वल टू के पी। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स से इक्वेट होगा क्या, और y इज इक्वल टू एम एक्स किसका इक्वेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन का होता है। मतलब अच्छा, स्ट्रेट लाइन का होने का क्या मतलब है कि भाई अगर हम y और x में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और ग्राफ का स्लोप, हाँ ये ओरिजिन से जाएगा, ग्राफ का स्लोप m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर के। हाँ, तो हम लोगों को जो इक्वेशन मिला है वो मिला था m इज इक्वल टू के पी, और ये जो m इज इक्वल टू के पी है ये y इज इक्वल टू एम एक्स के इक्वेट कर रहे थे हम, y इज इक्वल टू एम एक्स से इक्वेट कर रहे हैं, इसको इक्वेशन हम ले रहे हैं 1। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, m और p के बीच में, m मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी, दिखना चाहिए आपको, सॉल्युबिलिटी, और दूसरा प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड। ठीक है ना। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमको मिलेगा ऐसा, अगर ये एंगल हम थीटा ले लें, ठीक है, तो m की जगह पे क्या आया हुआ है, k आया हुआ है, तो हम लिखेंगे k इज इक्वल टू टेन थीटा, k इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिएगा, अगर हम गैसेस चेंज कर दें तो अलग अलग गैस के लिए ये स्लोप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम दो गैस के लिए बना रहे हैं, ये N2 के लिए ले रहे हैं, एंगल थीटा 1 हो गया। कोई दूसरा गैस ले लीजिए, मान लीजिए ऑक्सीजन ले रहे हैं O2 के लिए, तो ये हो जाएगा थीटा 2। तो एक हो जाएगा K1 इक्वल टू टेन थीटा 1 और दूसरा हो जाएगा K2 इज इक्वल टू टेन थीटा 2। ये हमको दो रिलेशन मिल जाएगा। खैर अब चलिए, अब हमने अभी तक ये कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज नोन एट वन पार्टिकुलर प्रेशर। तो अगर अलग अलग प्रेशर पे हमको सॉल्युबिलिटीज निकालनी हो, जैसा हमको N2 के लिए O2 के लिए सबसे निकालना हो, या एक ही गैस के लिए अलग अलग प्रेशर पे निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी हमको मालूम चल गया, अब हम प्रेशर चेंज करके सॉल्युबिलिटी लिखना चाहेंगे। चलिए, अगर प्रेशर P1 है तो सॉल्युबिलिटी हम ले रहे हैं M1, तो रिलेशन क्या मिलेगा, M1 इज इक्वल टू K P1, इक्वेशन नंबर 2। प्रेशर P2 कर दे रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रही है, मान लिया M2 हो जा रही है, तो रिलेशन क्या मिलेगा, M2 इज इक्वल टू K P2, इक्वेशन नंबर 3। अब बड़ा छोटा सा काम, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 या 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, कोई भी आप कर लीजिएगा। चलिए, तो हमको मिल गया 2/3 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिला, हमको मिला M1 अपॉन M2, क्या मिला, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू KP1 अपॉन KP2, कैसे K कैंसिल हुआ, मतलब M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। ठीक है, यहाँ पे M1 क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P1, M2 क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P2। आप चलिए हम लिख देते हैं, आपके लिए ये भी लिख रहे हैं कि M1 इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P1। ठीक है, दूसरी लाइन, M2 is the solubility of gas at pressure P2। ठीक है,
अच्छा, कोई भी वीडियोस अगर आप देखिए, अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने वाले के लिए वही सब कुछ है। जिस समय आप पंखे ऑन करके ये वीडियो देख रहे होंगे, हम लोग फैन ऑफ करके इतनी गर्मी में ये वीडियो बनाते हैं ताकि साउंड में कहीं कोई नॉइज पॉल्यूशन वगैरह की दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो अगर मेरा ही नहीं किसी का भी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे ख्याल से आपको लाइक करना चाहिए। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। खैर ये ओपिनियन अभी भी आपका ही है, उस पर आप हम या कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। तो अब तक हम लोगों ने कहा है कि m1/m2 इज इक्वल टू P1/P2। m1 इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P1 और m2 इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P2। अब हम बात करते हैं हेनरी लॉ को मोल फ्रैक्शन के टर्म में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम क्या कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन, ध्यान देखिएगा, हेनरी लॉ समाप्त होने वाला है, लास्ट चल रहे हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस in a solution is proportional to the partial pressure of the gas। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स कर रहे हैं तो एक्स प्रोपोर्शनल टू पी, एक्स प्रोपोर्शनल टू पी। चलिए एक्स यहां पे लिख रहे हैं, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है ना, एंड पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब चलिए फिर से प्रोपोर्शनल हटाएंगे और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे जैसा हम लोगों ने पहले किया हुआ था। हाँ, तो पेज चेंज किए हैं, रिलेशन पीछे हो गया, हम फिर से लिख देते हैं x प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू k डैश इंटू पी। के डैश क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या p की वैल्यू अगर आप निकालिए तो k डैश को इधर भेज सकते हैं क्या, हमको क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू 1/k डैश इंटू एक्स। अब ध्यान देना भैया, k डैश क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो 1/k डैश भी मतलब एक कांस्टेंट था, तो 1/k डैश भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो इस हाँ, तो हम लोगों ने कहा कि 1/में k डैश इज कांस्टेंट kh एंड kh इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हेनरी लॉ का डिराइवेशन वगैरह या हेनरी लॉ के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग कहते हैं कि ये हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या क्या है, कहाँ पे ये हेनरी लॉ अप्लाई होगा, कहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो ये है कि हेनरी लॉ अप्लाई तभी होगा जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। ठीक है, तो हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर इज नॉट टू हाई। हेनरी लॉ अप्लाई करने का दूसरा कंडीशन ये होगा कि जो टेम्परेचर होगा वो बहुत लो नहीं होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो। और हेनरी लॉ अप्लाई करने का जो तीसरा कंडीशन होगा वो ये होगा कि जो गैसेस होंगी वो सॉल्वेंट के साथ केमिकल कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो द गैस डज नॉट ओके केमिकली कंबाइन with the solvent
ऑलराइट, हेनरी लॉ के अगले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है? तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है कार्बोनेटेड बीवरेजेस। कार्बोनेटेड बीवरेजेस, ये जो कोल्ड ड्रिंक हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हुए या जो बियर हुआ, इसमें हम इसका एप्लीकेशन होता है। सॉफ्ट ड्रिंक हुआ या फिर बियर हुआ, उसमें क्या होता है, जो बॉटल होता है वो जो उसके अंदर इक्विलिब्रियम अचीव होता है। जो बॉटल हम लोग देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का या बियर का, उसके अंदर इक्विलिब्रियम अचीव होता है। अंदर का जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन 1 एटीएम प्रेशर होता है। ग्रेटर देन 1 एटीएम प्रेशर होता है। 1 एटीएम प्रेशर से ज़्यादा पर उसमें जो गैसेज होती हैं उनके लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम रहता है। जनरली जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज करते हैं। जब हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो बबल के टर्म में फिश के साथ बाहर आएगी। ठीक है, तो ये कार्बोनेटेड बीवरेजेस में हेनरी लॉ का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा जो है वो है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, देखिए जब कोई आदमी पहाड़ पे जाता है तो पहाड़ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होने के कारण ब्लड में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा उसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है और उस समय जो आदमी होता है वो एनॉक्सिया से सफ़र करता है। ठीक है, आपने कहा था ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी घट गई, जिसको हम कहते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब क्या, जो आदमी होता है वो वीकनेस से या फिर वीकनेस से सफ़र करेगा और वो ज़्यादा सोच नहीं पाएगा, मतलब चक्कर टाइप का उसे आने लगेगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है डीप सी डाइविंग। ये 2020 में पूछा गया एग्जाम्पल, इससे क्वेश्चन आया हुआ है डीप सी डाइविंग। जब कोई डीप सी डाइवर नीचे जाता है तो अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वो ऑक्सीजन का टैंक लेकर के अंदर जाएगा, समुद्र में गोताखोर जब अंदर जा रहा है तो प्रेशर बढ़ जा रहा है। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो उस केस में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो उसके ब्लड में डिजॉल्व होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की वो क्वांटिटी जो ब्लड में डिजॉल्व हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जरा उसको अचानक से बाहर लाइए, जब वो बाहर आएगा तो प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, तो जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ हमारी नसों में बह रहा है वो अचानक से बाहर आना चाहेगा, एंड दैट में बी फटल। तो इससे बचने के लिए आज के समय में जो डीप सी डाइवर या स्कूबा डाइवर जो जाते हैं वो जो टैंक ले जाते हैं अंदर, उसमें तकरीबन 11.7% हीलियम होगा, 56.2% नाइट्रोजन होगा, ठीक है, और 32.1% ऑक्सीजन होगा। हीलियम और नाइट्रोजन का काम क्या है कि ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी को बराबर बनाए रखेगा। वो लगभग उतना ही रहता है जितना कि वो ज़मीन पे रहता है। तो अब आदमी नीचे जाए या ऊपर जाए कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा हेनरी लॉ। वैसे तो हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ से रिलेटेड जरा एक क्वेश्चन भी देख लिया जाए कि हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन में चलिए लिख देते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट ओके 27 ग्राम ऑफ एसिटिलीन, ठीक है, डिजॉल्व इन 1 liter of acetone at 1 atm pressure. If the partial pressure of acetone is increased to 12 atm, what is the solubility of acetone? सॉल्युबिलिटी ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो चलिए हेनरी लॉ का हम लोगों ने पढ़ा था। हेनरी लॉ में कि m1/m2 = p1/p2, ठीक है,
M1 क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P1, M2 क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P2, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब जो जो वैल्यूज दिया हुआ है वो नोट कर लें। M1 दिया हुआ है 27 ग्राम पर लीटर, M2 पूछा हुआ है, ठीक है, P1 दिया हुआ है 1 ATM, P2 दिया हुआ है 12 ATM। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, लिख देते हैं 27 अपॉन M2 इज इक्वल टू 1/12 या M2 इज इक्वल टू 12 इंटू 27, ठीक है, मतलब कि 324 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो हेनरी लॉ से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बाकी आप करते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।